के हिंदी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपना बिंदु है पद परिचय। ये बोर्ड एग्जाम में तो आता ही आता है, आजकल कंपटीशन की जो एग्जाम है उसमें भी आने लग गया है। ये बोर्ड एग्जाम जो 12वीं क्लास की होती है उसमें 2 नंबर का आता है, और जो कंपटीशन की एग्जाम होती है उसमें भी 1-2 नंबर का आने लग गया है। तो आज पढ़ते हैं पद परिचय। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है पद और परिचय। पहले पद को समझते हैं। पद किसे कहते हैं? आपने ये शब्द तो सुना होगा, शब्द किसे कहते हैं ये तो पढ़ा होगा आपने। शब्द जो जैसे राम एक शब्द है, पुस्तक एक शब्द है, पढ़ता है एक शब्द। ये तीनों अलग अलग लिखते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? शब्द बन जाते हैं। और इन तीनों को जब एक साथ वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाता है, यानी किसी शब्द को जब वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। राम जो है यहां पर क्या बन गया है? पद बन गया है। पद परिचय जो है उसको अन्य नामों से भी जाना जाता है। उसे पद व्याख्या, पद निर्देश, पद विश्लेषण भी कहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रचलित नाम है वो क्या है? पद परिचय ही। अब है परिचय किसे कहते हैं? जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हो या किसी दूसरे के यहाँ जाते हो तो वहां पर अपना नाम, पता, क्या करते हो, क्या क्वालिफिकेशन है, ये आप बताते हो। वो ये क्या हो गया? आपका परिचय हो गया। उसी प्रकार से जो पद है, जो शब्द है, उसका परिचय देना ही क्या कहलाता है? पद परिचय कहलाता है। परिभाषा देखिए पद परिचय की। किसी पद की विभक्ति, वचन, लिंग आदि का परिचय कराना ही क्या कहलाता है? पद परिचय कहलाता है। जैसे उदाहरण से समझिए, मनोज खाना खाता है। इसमें एक पद है, एक शब्द है मनोज। अब मनोज क्या है? संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है, खाता क्रिया का करता है। ये सब बताना ही क्या कहलाता है? पद परिचय कहलाता है। पद परिचय के आधार पर देखिए इसके भेद। इसके 2 भेद किए जाते हैं, विकारी शब्द या पद और अविकारी पद। विकारी पद कौन से होते हैं? वे जो लिंग, वचन, कारक, काल से क्या हो जाते हैं? परिवर्तन। उनमें क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। जैसे एक शब्द है लड़का, इसका लड़के भी बनता है और लड़कों भी बनता है, तो इसमें क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। अब है अविकारी, जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल से वो क्या रहते हैं? अपरिवर्तित होते हैं। उनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो कहलाते हैं अविकारी। जैसे राम धीरे धीरे चलता है, राम धीरे धीरे चलता है। सीता धीरे धीरे चलती है, हम दोनों धीरे धीरे चलते हैं, कक्षा के सभी लड़के धीरे धीरे चलते हैं। तो धीरे धीरे जो है उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लिंग, वचन, इनसे कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब देखिए विकारी शब्द या पद, ये 4 होते हैं। इनकी सामान्य जानकारी देखते हैं। पहला है संज्ञा। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। इनकी परिभाषा मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स डाल रखे हैं, उनमें दी हुई है, वहाँ से आप देख लीजिए। घबराने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ से आपको पूरी परिभाषा आपको मिल जाएगी। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाली संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। किसी जाति या समूह का बोध कराने वाली संज्ञा जातिवाचक संज्ञा होती है। और किसी रूप, रंग, गुण, अवस्था आदि का बोध कराने वाली संज्ञा भाववाचक संज्ञा होती है। सीधा सीधा आप ऐसे समझ लीजिए, जो इस संसार में एक है या मनुष्यों के जो नाम है वो सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं।
जो एक से अधिक है इस संसार में वो जातिवाचक संज्ञा में आती है, और जो हमें दिखाई नहीं देती जिसको महसूस किया जाता है वो भाववाचक संज्ञा होती है। सर्वनाम देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम ये पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसमें मैं और हमसे बनने वाली जितने भी शब्द है वो सारे उत्तम पुरुष में आते हैं। तुम से बनने वाले तुम, तुम्हारा, तुम है, ये सारे मध्यम पुरुष में आते हैं, और बाकी के जो बच गए वो अन्य पुरुष में आते हैं। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम जो शब्द जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित वस्तु का या मनुष्य का बोध नहीं करवाते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, जो 2 वस्तुओं के बीच में संबंध बताता है, जो पढ़ेगा वो पास होगा, तो वो संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम में प्रश्न किया जाता है या प्रश्नवाचक, वो सर्वनाम शब्द जो वाक्य को प्रश्नवाचक बना देता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और अगला है निजवाचक सर्वनाम, कर्ता स्वयं अपने लिए जिस सर्वनाम का उपयोग करता है वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं अपना काम अपने आप कर लूँगा। अब देखिए विशेषण, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। परिभाषा मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, वहाँ से आप देख लेना। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक जैसे इनके नाम से ही इनकी परिभाषा होती है। गुणवाचक वो विशेषण शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की गुण संबंधी विशेषता बताते हैं वो गुणवाचक विशेषण हो गए। संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं तो संख्यावाचक हो गए। परिमाण, परिमाण का अर्थ है नाप तोल, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की नाप तोल संबंधी विशेषता बताते हैं वो परिमाणवाचक विशेषण हो गए। और अगला है संकेतवाचक, इसे सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। वो विशेषण शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की ओर क्या करते हैं, संकेत करते हैं, उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। या इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि वो सर्वनाम जो विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। 3 डिग्री, अंग्रेजी में अवस्था को डिग्री कहते हैं, तो 3 डिग्री होती है। मूलावस्था, ये विशेषण की मूल अवस्था होती है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई तुलना नहीं की जाती है। दूसरी उत्तरावस्था, इसमें 2 वस्तु या व्यक्तियों के बीच में तुलना की जाती है। तीसरी अवस्था है उत्तमावस्था, इसमें समूह में से किसी एक को श्रेष्ठ या हीन बताया जाता है। अगला अविकारी पद है, विकारी पद है क्रिया। जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। जहाँ वाक्य में क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ता है और वाक्य में कर्म प्रयुक्त नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। और जहाँ वाक्य में क्रिया का सीधा प्रभाव कर्ता पर न पड़कर क्रम पर पड़ता है और क्रम प्रयुक्त होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इस प्रकार से 4 विकारी शब्द है, इनकी परिभाषाएं आपको ध्यान में होनी चाहिए, इनके भेद आपको ध्यान में रखने चाहिए, क्योंकि इनके जो भेद है वो आपको पद परिचय में लिखने पड़ेंगे। हाँ, तो अभी आपने देखा विकारी जो शब्द वो 4 थे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। इन चारों की परिभाषा आपको पद परिचय करने से पहले उनकी सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। उनके कितने भेद होते हैं उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए।
इनकी परिभाषाएं आपको याद होगी, अगर नहीं है तो घबराने की आवश्यकता नहीं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नोट्स डाल रखे हैं, उनमें वो सारी परिभाषाएं दी हुई है। अब है अविकारी शब्द। ये भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहला देखिए क्रिया विशेषण। परिभाषा देखिए, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। विशेषण का अर्थ होता है विशेषता, और क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसके 4 भेद होते हैं, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। ये नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि क्रिया विशेषण का जब पद परिचय करेंगे तो ये नाम आपको लिखने पड़ेंगे। दूसरा है संबंधबोधक, संबंधवाचक अवयव। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उनका वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध सूचित करे, बताए, उन्हें संबंध बोधक अवयव कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, राम श्याम से पहले आ गया। से जो पहले है ये श्याम, और आ गया जो पद है इसको सूचित कर रहा है। संबंध बता रहा है श्याम, और आ गया में ये संबंध बता रहा है, इसलिए संबंध बोधक अवयव हो गया। विकारी में तीसरा है समुच्चय बोधक अवयव। समुच्चय का अर्थ होता है जोड़ने वाला। तो शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले या उनको अलग करने वाले जो अवयव होते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। उदाहरण देखिए, कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और राधा नाचती है। ये 2 वाक्य है, इनको और जो है ये जोड़ रहा है, तो और जो है यहां पर समुच्चय बोधक अवयव है। मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य जो है उनके उदाहरण इसके अंतर्गत आते हैं। चौथा है विस्मयादि बोधक अवयव। जिन अवयव शब्दों से वक्ता या लेखक के मनोवेग अर्थात भय है, शोक, विस्मय, तिरस्कार, घृणा आदि व्यक्त होते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। उदाहरण देखिए, आहा हम मैच जीते गए। इस वाक्य में कौन सा मनोवेग प्रकट हो रहा है? हर्ष का या खुशी का मनोवेग प्रकट हो रहा है। तो आहा जो यहां से प्रकट हो रहा है यह विस्मयादि बोधक अवयव कहलाता है। पद परिचय में कुछ सामान्य शब्द भी काम आते हैं। सामान्य जानकारी जो है वो भी जरूरी होती है। लिंग, वचन, काल, कारक ये पद परिचय में बताए जाते हैं। तो पहले देखते हैं लिंग। ये सामान्य चीजें हैं, छोटी कक्षाओं में आती है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इनकी परिभाषाएं डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखी है, आप वहां से आसानी से देख सकते हो। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसकी स्त्री जाति के या पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं हिंदी में, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष का बोध कराए तो पुल्लिंग होता है और स्त्री का बोध कराए तो स्त्रीलिंग होता है। अब अगला है वचन। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। यह भी 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जिसमें एक का पता चले वो एक वचन और एक से अधिक का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। अगला बिंदु है काल। क्रिया के पूरे होने का जो समय होता है उसे काल कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। अगला है कारक। संज्ञा शब्द का संबंध वाक्य के अन्य पदों से बताने वाले जो चिन्ह होते हैं उन्हें कारक कहते हैं। कारक 8 होते हैं। कर्ता ने, कर्म को,
करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध काके की, अधिकरण में पर संबोधन है अरे। इस प्रकार से इनकी जानकारी भी आपको रखनी है, क्योंकि पद परिचय में सारी बातें लिखी जाएगी। पद कौन, लिंग कौन सा है, वचन कौन सा है, काल कौन सा है, कारक कौन सा है, इसलिए इनकी सामान्य जानकारी आपको याद होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने जो पढ़ा उसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF के रूप में मिल जाएंगे, तो आप वहां से इन्हें पढ़ सकते हैं। और आपको जो भी प्रश्न पूछना है इस टॉपिक के बारे में, वो कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे के जो वीडियो है वो आपको प्राप्त हो सके, और इसके आगे वाला जो वीडियो है वो जल्दी ही चैनल पर डाल दिया जाएगा।